द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और ये निर्मला का 5वां एपिसोड होने जा रहा है। इस कहानी को लिखा है भारत के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक निराशे के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दागती रहती थी, जिसकी असह वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सब के सब प्राणी सुख से जी पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुरुस्त हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहां तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे की द्वार पर खड़ी है। वह अनिंद छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस ना हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर तक कहां लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक और मुकदमा आया था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला ने कहा, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम ने कहा, भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती है ना। निर्मला ने कहा, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूं। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण
मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम ने कहा, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक यहां से बहुत दूर है। निर्मला ने कहा, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूं, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से मंगवा भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है, दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूं। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी यह बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक मुंह सिकोड़ने का आशय ना समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, लेकिन आज उन्होंने वकीलों से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे, तब से उनकी और आंख तक ना उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही ना थे, इसका समय ही ना मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को तो उतावले में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहां है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूं तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती क्या करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूं, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊंगा।
मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूं। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब ने कहा, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम ने कहा, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील साहब ने कहा, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने दो चार साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास ना करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील साहब ने कहा, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम ने कहा, कितने ही लड़कों को जगह ना मिली और वे बाहर किराए के मकान में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उसके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम ने कहा, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम ने कहा, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मणी ने कहा, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम ने कहा, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से कभी भी कुछ नहीं खाती। कोई चीज मांगने जाता हूं तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मणी ने कहा, तू यह तिर्याचरित किया जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूं। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़ो हाथ लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से ना जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक ना देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूं, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी ने कहा, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, 30 पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला ने कहा, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो।
रुक्मणी ने कहा, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है, न पहनने की। जहां बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव बालों को सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहां किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़ा उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज ना होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात ना मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वह कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। उनसे सहमती हुई बोली, उनसे पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लोंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था। बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूं काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं है। कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला, यह तो मैं जानता हूं कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाएगा। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूं कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय ना समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूं। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई, धमका कर गई। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूं, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लोंडे की नानी मरती है। और लड़के तो खुश हो जाते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर
कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहां जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे में भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था, जो लोभवश असंभव को संभव, असाध्य को साध बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर देंगे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह ना थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते ना देखा, यहां तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे। खुले हुए मैदान में देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर ना निकलता। उसका आत्मा अभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी ने कहा, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने कहा, दुर्बल तो नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था। मुंशी जी ने कहा, वाह, आधी देह भी ना रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूं। क्यों दीदी, या ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है ना। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी ने कहा, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के लिए किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यानी कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखरेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी ने कहा, जब तक अपना समझती थी करती थी। अब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं। पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया, जाके कमरे में देख आओ।
नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पतले होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरता है, और मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सुकचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूं तो गला जलने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूं। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूपकला तो 250 रुपया बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो ही खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा ना डालिए, अभी से उसे कैद ना कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने का उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। वह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़े। आज मुझसा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा। देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूं। मुंशी जी ने कहा, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा ना? मनसाराम ने कहा, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी ने कहा,
क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम ने कहा, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी ने कहा, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं कराना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उससे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराशय और शोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा। विमाता से उसे कोई गिला ना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र उठता था, जिनके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला के बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहां तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। उफ़ो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। यह बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। जब उसने सोचना शुरू किया, उन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट ना कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृषित तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में
इधर उधर घूमती फिरती, जहां बैठती वहां बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को निराशा में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए, तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह ना करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई नहीं होता। वही अब बनाव चुनाव देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर ना कर सकती थी। अगर कहें कि मैं वही कर रही हूं जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती हैं, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम। वह यूं बड़ी अस्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय ना था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के और भी एपिसोड्स अभी बाकी है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपका अपना द कहानीबाज।